Hello students, this is Shivangi and welcome back to my YouTube channel Let's Decode Science। आज के क्लास में हम लोग करने वाले हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट का NCERT बैक एक्सरसाइज। इसके पहले वाले क्लास में हम लोग एसिड बेस एंड सॉल्ट पूरा NCERT वन शॉट में कवर किए। अब तक जिसने भी वो वीडियो नहीं देखा है जस्ट गो एंड वॉच इट नाउ। और चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्या है? क्वेश्चन है अ सॉल्यूशन टर्न रेड लिटमस ब्लू, इट्स पीएच इज लाइकली टू बी। मतलब कि एक सॉल्यूशन है और वो क्या कर रहा है, रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट कर दे रहा है, ब्लू में कन्वर्ट कर दे रहा है, और हमसे पूछ रहा है उसका पीएच क्या होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन पढ़ते ही हमारे दिमाग में क्या क्लिक किया होगा कि जब रेड लिटमस ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है तो ये हमारा सोल्यूशन क्या होगा, सोल्यूशन होगा हमारा बेस। ठीक, क्योंकि बी फॉर ब्लू एंड बी फॉर बेस। जब लिटमस हमारा ब्लू होता है तो हमारा सोल्यूशन क्या होता है, बेस। ठीक, और बेस का पीएच हम लोग पढ़े हैं। बेस का पीएच कहाँ से कहाँ तक होता है, 7 to 14, मतलब 8 to 14, मतलब से 8 और 14 के बीच में जो पीएच होता है वो किसका पीएच होता है, बेस का। अब ऑप्शन हमें क्या क्या दिया हुआ है, ऑप्शन ए दिया है 1, ऑप्शन बी दिया है 4, ऑप्शन सी दिया है हमें 5 और ऑप्शन डी दिया हुआ है हमें 10। ठीक है, ऑप्शन डी हमें क्या दिया हुआ है, 10। अगर हम देखें 10 किसके किसके बीच में आ रहा है, 8 और 14 के बीच में आ रहा है, मतलब हमारा जो जो सॉल्यूशन है उसका पीएच कितना होने वाला है, 10। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है, ये तो हम लोग पूरे प्रोसेस से किए कि हाँ ऐसे ऐसे होगा, बट इन केस अगर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में आपसे पीएच पूछ रहा और आप यहाँ पे कंफ्यूज हो गए कि हमारा जो जब लिटमस ब्लू होता है तो हमारा सोल्यूशन एसिड होता है या बेस, उस कंडीशन में आप लोग क्या करेंगे, ऑप्शन में आएंगे और चेक करेंगे। ज़्यादातर ऑप्शन क्या है, 1 to 7 के बीच में है। ठीक, और 1 to 7 के बीच में हमारा एसिड होता है। तो ऑप्शन एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन में और आंसर हमारा या ऑप्शन हमारा सिर्फ एक ही करेक्ट होता है। तो यहाँ से हम देखेंगे तो इन तीनों को एलिमिनेट करके हम अपने राइट आंसर तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या बोल रहा है, अ सॉल्यूशन रिएक्ट विद क्रस्ड एग शेल। जो हमारा एक सॉल्यूशन है वो किसके साथ रिएक्शन हम करा रहे हैं, क्रस्ड एग शेल के साथ। ठीक, टू गिव अ गैस दैट टर्न लाइम वाटर मिल्की। क्या कर रहे हैं वो, लाइम वाटर को मिल्की कर दे रहा है, लाइम वाटर को मिल्की कर दे रहा है। ठीक है, और क्या पूछ रहे, क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है द सॉल्यूशन कंटेन, द सॉल्यूशन कंटेन कंटेन। अब देखिए क्वेश्चन में हमें क्या दिया है कि एक सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन जो है उसका रिएक्शन हम किसके साथ करा दे रहे हैं, क्रस्ड एग शेल के साथ, एग शेल के साथ। तो हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है कि फिर वो बता रहा है कि एग शेल से एक गैस इवॉल्व हो रहा है और इस गैस को अगर हम क्या कर रहे हैं, लाइम वाटर के साथ क्या कर रहे हैं, लाइम वाटर में पास करें तो लाइम वाटर हमारा क्या हो जा रहा है, मिल्की हो जा रहा है। तो हमसे पूछ रहे हैं वो सोल्यूशन हमारा कौन सा होगा। ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ हमें, LiCl, NaCl, HCl एंड KCl। ठीक, लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और
हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक, हमें ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अब देखिए, जो हमारा गैस, अभी हम लोग जब ये एसिड बेस एंड सॉल्ट पढ़ रहे थे, उसमें जब हम लोग पढ़ रहे थे कि जब हमारा एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है, और उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अगर हम लाइम वाटर से पास कराएंगे तो हमारा लाइम वाटर क्या हो जा रहा था, मिल्की हो जा रहा था। तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है ये जो गैस है वो क्या हुआ, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम इस गैस को लाइम वाटर के साथ पास करा रहे हैं, वो हमारा क्या कर दे रहा है, लाइम वाटर क्या हो जा रहा है, हमारा मिल्की हो जा रहा है। तो यहाँ पे जो गैस है वो क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ से हमें एक क्लू तो ये, और जो हमारा एग शेल है ये किससे बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। एग शेल, जो हमारा एग का शेल होता है वो किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ से हमें ये समझ में आ गया कि यहाँ पे हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है, यानी क्या है, हमारा मेटल कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट, जब मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हमें क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड हमें यहाँ मिल गया। क्रस्ड एग शेल का मतलब हो गया, ये हो गया हमारा कैल्शियम कार्बोनेट यानी मेटल कार्बोनेट। इसका मतलब ये जो सोल्यूशन है हमारा, ये कोई ना कोई एसिड है। ठीक, अब देखते हैं ऑप्शन में हमारा कौन सा एसिड है। ये एसिड नहीं है हमारा, ये सॉल्ट है। हमारा HCl क्या है, एसिड, और अगेन KCl क्या हो गया, हमारा सॉल्ट। ठीक, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछ रहा था, सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या है, हमारा एसिड। ऑप्शन में चेक किए तो HCl ही हमारे पास इकलौता एसिड गिवन था। तो यहाँ पे जो हमारा सोल्यूशन है वो क्या होगा, HCl। ठीक है, कितना इजी तरीका था। अगर आप लोग पूरा क्लास अच्छे से पढ़े होंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन करने में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। हाँ, थोड़ा सा ट्रिकी है, बट क्या करें, अब हम भी तो बड़े हो गए हैं। ठीक, तो अब ऐसे रटाया चीज़ तो नहीं चलेगा, अब थोड़ा सा अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज़ करना पड़ेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या बोल रहा है, 10 ml ऑफ सोल्यूशन ऑफ NaOH। क्या लिए हम, 10 ml NaOH लिए। फिर क्या बोल रहा है, इज फाउंड टू बी कंप्लीटली न्यूट्रलाइज 8 ml ऑफ गिवन सोल्यूशन HCl। 8 ml ऑफ HCl को ये क्या कर दे रहा है, न्यूट्रलाइज कर दे रहा है। ठीक, फिर आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ वी टेक 20 ml ऑफ सेम सोल्यूशन ऑफ NaOH। ठीक, ये तो हमें गिवन है और हमसे पूछ क्या रहा है, अगर हम 20 ml NaOH सोल्यूशन ले लेंगे। ठीक, फिर द अमाउंट ऑफ HCl रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज विल बी। ठीक, हमसे बोल रहा है तो कितना ml हम HCl ले कि हमारा रिएक्शन न्यूट्रल हो जाए। ये तो एकदम बेसिक मैथ है, जो एसिड बेस एंड सॉल्ट नहीं भी पढ़ा होगा वो भी ये क्वेश्चन कर लेगा। ठीक, इसमें बेसिक मैथ क्या है, अगर 10 ml हमारा NaOH 8 ml HCl को न्यूट्रलाइज कर रहा है तो 20 ml NaOH कितने को करेगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए तो 2 × 10 कर रहे हैं तो हमारा क्या हो रहा है, 20 ml। मतलब कि अगर हम दुगना NaOH लेंगे तो हमें उसका डबल HCl का भी क्वांटिटी चाहिए न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो यहाँ पे X के लिए कितना हो जाएगा, 2 × 8 दैट इज 16 ml। बेसिक सा मैथ है, अगर 10 ml 8 ml को न्यूट्रलाइज कर रहा है तो 20 ml कितने HCl को न्यूट्रलाइज करेगा,
2 इंटू 8 दैट इज 16 ml, ठीक। और इसमें हमारे ऑप्शंस क्या क्या गिवन है, ऑप्शन ए 4 ml, ऑप्शन बी 8 ml, ऑप्शन सी 12 ml एंड ऑप्शन डी 16 ml, 16 ml, ठीक है। आंसर हमें क्या मिला है, 16 ml। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या पूछ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेडिसिन इज यूज्ड फॉर द ट्रीटिंग इनडाइजेशन, ठीक। पूछ रहा है इनडाइजेशन के लिए हम कौन सी मेडिसिन यूज करते हैं। ऑप्शन क्या क्या दिया है हमारा, एंटीबॉडी, एंटीबायोटिक, एंटी सेप्टिक, एंटीसेप्टिक एंड C1 इज एंटासिड, एंटासिड। ये जब हम लोग पीएच इन एवरीडे लाइफ पढ़ रहे थे कि पीएच हमारे एवरीडे लाइफ में क्यों ज़रूरी है या फिर क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, उसमें हम लोग सबसे पहला केस यही पढ़े थे कि क्या होता है जब हमारे स्टमक में ज़्यादा अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एसिडिटी और इंडाइजेशन। तो इसको ट्रीट करने के लिए हम लोग कौन सी मेडिसिन लेते हैं, दैट इज एंटासिड, ठीक। एंटासिड जो हमारा क्या है, बेकिंग पाउडर है, ठीक, या फिर इनो है, ये सारे क्या है, या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, हमारे एंटासिड के, ठीक है। इंडाइजेशन किसके वजह से होता है, एसिडिटी, यानी कि जब हमारे स्टमक में ज़्यादा अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, पेट में एसिडिटी हो जाती है, ठीक, और एसिडिटी की वजह से इंडाइजेशन होता है। तो इंडाइजेशन को ट्रीट करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एंटासिड, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। देखते हैं 5th क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमारा। राइट अ वर्ड इक्वेशन देन बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेक प्लेस। हमसे बोल रहा है कि एक वर्ड रिएक्शन दिया हुआ है, आप इसको क्या करें, पहले इक्वेशन में लिखें, फिर बैलेंस करिए और बताइए कि क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। तो हमारा पहला दिया हुआ है डाइल्यूट, डाइल्यूट, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, और किसके साथ रिएक्शन बोल रहा है, जिंक ग्रैनुअल के साथ, जिंक के साथ रिएक्शन बोल रहा है। अब देखिए, अगर हम इस रिएक्शन को देखें तो यहाँ पे हमें एक चीज़ एकदम क्लियर दिख रहा है, क्या, ये क्या है हमारा एसिड और ये क्या है हमारा मेटल। फिर से तुरंत केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड हमारे दिमाग में क्लिक करेगा, क्या, जब एसिड क्या है केमिकल प्रॉपर्टी, जब एसिड और मेटल रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है हमारा, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस, ठीक। जैसे ही ये रिएक्शन देखिए, हमें क्या समझ में आया, एक एसिड दिया हुआ है और एक मेटल, तुरंत हम जाएंगे किस पे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। उसमें हम लोग क्या पढ़े थे, जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस, ठीक। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4 प्लस जिंक Zn, ये दोनों रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट, ZnSO4 प्लस H2 गैस रिलीज हो जाएगा यहाँ पे। अब देख लेते हैं इक्वेशन हमारा बैलेंस है या नहीं, 1 1 1 1 4 4 2 2, इक्वेशन हमारा बैलेंस है। अब ये तो हम लोग डायरेक्ट बैलेंस कर, मतलब इक्वेशन बैलेंस्ड था, बट
अगर किसी को इक्वेशन बैलेंस कैसे करते हैं या कंफ्यूजन हो रहा है या नहीं आता कैसे इक्वेशन बैलेंस करना है, तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में बैलेंस्ड इक्वेशन करके एक टॉपिक है, इसमें एक सेपरेट यूट्यूब वीडियो हम बनाए हुए हैं। जिसको भी बैलेंसिंग नहीं आता वहाँ से सिर्फ एक वीडियो से आपको पूरा अच्छे से इक्वेशन बैलेंस करना आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। बी पार्ट क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और क्या है? मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन सेम, फिर से वही है, ये हमारा एक एसिड है, मैग्नीशियम हमारा क्या है? मेटल। फिर से एसिड और मेटल रिएक्ट करके क्या बनाएगा? सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। चलिए देखते हैं क्या है। HCl प्लस Mg रिएक्ट करके फॉर्म कर रहा है हमारा सॉल्ट, दैट इज MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड है? 2 2 2 2 एंड 1 1। ठीक, ये अब जाके हमारा इक्वेशन बैलेंस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हमारे पास रिएक्टेंट में क्लोरीन है 1, प्रोडक्ट में कितना क्लोरीन है? 2। बैलेंस मतलब राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड, मतलब रिएक्टेंट का साइड और प्रोडक्ट का साइड क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। यहाँ पे 2 क्लोरीन और यहाँ पे 1 ही क्लोरीन, बैलेंस करने के लिए हम लोग यहाँ 2 लिख दिए। यहाँ पे मैग्नीशियम हो गया, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन। ये इक्वेशन भी हमारा क्या हो गया? बैलेंस्ड हो गया। ठीक, समझ में आया? चलिए थर्ड देखते हैं क्या पूछ रहे हैं हमसे। सी पार्ट, सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद एल्युमिनियम पाउडर। क्या बोल रहा है? सल्फ्यूरिक एसिड react with aluminum powder। ठीक, अगर हम देखें फिर से हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? एक एसिड दिया हुआ है और एक मेटल। फिर से एसिड और मेटल रिएक्ट करेंगे, क्या फॉर्म करेंगे? सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। ठीक, H2SO4 प्लस एल्युमिनियम रिएक्ट करके क्या बनाएगा हमारा? एल्युमिनियम क्या बनाएगा? एल्युमिनियम Al2SO4 3 प्लस क्या बनाएगा? एल्युमिनियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। ठीक, तो हमारा जब क्या है? H2SO4 रिएक्ट कर रहा है एल्युमिनियम पाउडर के साथ, तो वो क्या बना रहा है? एल्युमिनियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। अब देखते हैं ये इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं। 2 2। ठीक, यहाँ पे 3SO4, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? 3। चलिए बैलेंस कर लेते हैं इस इक्वेशन को। बैलेंस जिसको नहीं आता वो एक बार यहाँ पे देख लेगा, अच्छे से आ जाएगा। एक चार्ट बनाते हैं, एक साइड लिखते हैं रिएक्टेंट और एक साइड लिखते हैं प्रोडक्ट। ठीक, रिएक्टेंट में क्या क्या है? हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है और एल्युमिनियम है। रिएक्टेंट में हाइड्रोजन कितना? 2, सल्फर कितना? 1, ऑक्सीजन कितना? 4, एल्युमिनियम कितना? 1। रिएक्टेंट में हाइड्रोजन कितना? 2, एल्युमिनियम कितना? 2, सल्फर कितना? ये मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि ब्रैकेट के बाहर लिखा है तो क्या होता है? मल्टीप्लाई। ठीक, एस के नीचे कुछ नहीं है तो हम लोग 1 मानेंगे। 1 × 3 दैट इज 3। सल्फर कितना हो गया? 3। ऑक्सीजन कितना होगा? 4 × 3 दैट इज 12। क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड है? हमारा
सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन बैलेंस है और कुछ बैलेंस नहीं है, हमें बैलेंस करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं कैसे बैलेंस करेंगे। पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। यहाँ अगर हम 3 लिख दिए तो ऑक्सीजन हमारा बैलेंस हो जाएगा 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा, दैट इज 12। ठीक, अब यहाँ पे 3 लिखने की वजह से सब पर से चेंज हो जाएगा। हाइड्रोजन कितना हो गया, 3 इंटू 2 6 हो गया। सल्फर कितना हो गया, 3 इंटू 1 3 हो गया। ठीक, और एल्युमिनियम तो इधर साइड में, तो एल्युमिनियम से हमें मतलब ही नहीं है। फिर से बैलेंस करते हैं, क्या क्या बैलेंस हो गया हमारा। हाइड्रोजन बैलेंस, सॉरी सल्फर बैलेंस हो गया और ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। हमें अभी हाइड्रोजन और एल्युमिनियम को बैलेंस करना है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 6 और यहाँ पे 2 है। अगर 3 से मल्टीप्लाई इधर कर देंगे प्रोडक्ट साइड में तो 3 इंटू 2 हमारा कितना हो जाएगा, 6 हो गया हाइड्रोजन बैलेंस। 6 इधर भी 6 इधर भी। एल्युमिनियम इधर 2 लिख देंगे, हो गया 2 एंड 2 मैच कर लेते हैं। 6 हाइड्रोजन रिएक्टेंट, 6 प्रोडक्ट, 3 एंड 3 12 एंड 12 2 एंड 2। मतलब अब जाके ये रिएक्शन हमारा हो गया बैलेंस्ड इक्वेशन या बैलेंस्ड रिएक्शन। चलिए देखते हैं फोर्थ हमसे क्या पूछ रहा है। फिफ्थ का फोर्थ पार्ट हमसे क्या पूछ रहा है। डे, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक acid react with iron filling, react with iron filling। ठीक, हमसे क्या बोल रहा है, डाइल्यूट HCl हमारा किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, आयरन फिलिंग के साथ। ठीक, अगेन ये हमारा एसिड है, आयरन हमारा मेटल है, एसिड और मेटल रिएक्ट करेंगे, फॉर्म करेंगे सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। अब देखिए लिखते हैं HCl प्लस Fe, ये दोनों रिएक्ट करके एक सॉल्ट बनाए FeCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। क्या ये इक्वेशन बैलेंस है, नहीं। यहाँ हाइड्रोजन 1, यहाँ हाइड्रोजन 2, यहाँ 2 लिख दीजिए। अब क्या हुआ, रिएक्टेंट साइड में भी 2 हाइड्रोजन, प्रोडक्ट में भी 2, रिएक्टेंट में 2 क्लोरीन, प्रोडक्ट में भी 2, रिएक्टेंट में 1 आयरन, प्रोडक्ट में भी 1 आयरन। ये इक्वेशन हो गया हमारा बैलेंस। ठीक, कितना सिंपल था, हमें एक एसिड दे रहा है और एक मेटल दे रहा है, इन दोनों का रिएक्शन करा के हमें क्या मिलता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये रिएक्शन लिखने के बाद हमें बस ये चेक करना है हमारा इक्वेशन बैलेंस है या नहीं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या पूछ रहा है, कंपाउंड सच एज एल्कोहल एंड ग्लूकोज ऑल्सो कंटेन हाइड्रोजन बट आर नॉट कैटेगराइज एज एसिड। हमसे क्या बोल रहा है, ग्लूकोज है जो हमारा, ग्लूकोज और एल्कोहल एंड एल्कोहल, ये दोनों के पास भी क्या है, हमारा हाइड्रोजन एटम भी है। इन दोनों के पास क्या है, हैव हाइड्रोजन एटम बट नॉट डिस्क्राइब्ड एज अ एसिड। क्यों, डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू प्रूव इट। ठीक, हमसे बोल रहा है जो हमारा ग्लूकोज है या एल्कोहल है, इन दोनों के पास भी हाइड्रोजन एटम है बट ये दोनों हमारा एसिड नहीं है। ठीक, तो प्रूफ करिए ये एसिड नहीं है। देखिए जब हम लोग एसिड का डेफिनेशन पढ़ रहे थे तो वहाँ पे क्या पढ़ रहे थे, ऐसे कंपाउंड जो हमें H+ आयन देते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एसिड। ठीक, हमें अगर ग्लूकोज और एल्कोहल H+ आयन देगा तब हम मानेंगे कि ये एसिड है, और अगर ग्लूकोज और एल्कोहल हमें H+ आयन नहीं देगा तो हम इसे एसिड नहीं मानेंगे। चलिए एक एक्टिविटी करते हैं,
एक्टिविटी में क्या करें, हम एक बिकर लें और उसमें क्या कर लें, ग्लूकोज ले लें, ठीक, ग्लूकोज, और एक और बिकर लें, उसमें क्या ले लें हम लोग, एल्कोहल। एक और ले लेते हैं बिकर और इसमें हम लोग ले लेते हैं अपना कोई भी एसिड, ठीक, कोई भी एसिड जो भी आपका मन करे, और इसमें क्या करें, ठीक है। यहां पे हम क्या ले लें, एक बल्ब लगा लेते हैं, क्या करते हैं, एक बल्ब लगा लेते हैं, और ये है हमारा स्विच, ठीक। सेम सेटअप हम क्या करेंगे, अल्कोहल के साथ भी करेंगे, एक एक सर्किट बनाएंगे जिसमें हम एक बल्ब प्लेस करेंगे, बैटरी लगाएंगे, ठीक, और क्या करेंगे, स्विच लगाएंगे और इससे क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे, ठीक। फिर देखते हैं क्या होता है, और सेम सेटअप हम इसके साथ भी कर लें, अपने एसिड के साथ भी, बल्ब लगाया, बैटरी लगाए, एक स्विच कनेक्ट किया और इलेक्ट्रिसिटी ऑन कर दिया। ये तीन है मेरे पास, तीन बिकर है जिसमें हम क्या किए, एक बल्ब का सेटअप लगाए तीनों में। अब क्या होगा, यहाँ से हम स्विच ऑन करते ही हम क्या देखेंगे कि बल्ब ए और बल्ब बी, सॉरी 1 और 2 बिकर जिसमें हमारा ग्लूकोज और अल्कोहल है, बल्ब नहीं जलेगा, बल्ब not blow while not blow in bicker, in a bicker 1 and 2, while bicker 3 bulb, while the bulb of bicker 3, while the bulb of bicker of a bicker 3 will blow, ठीक। क्या हम देखेंगे कि तीन बिकर लेंगे, एक में ग्लूकोज सोल्यूशन, एक में अल्कोहल सोल्यूशन और एक में एसिड, तीनों में हम क्या कर दिए, इलेक्ट्रिसिटी सेटअप बना दिए, और फिर हम क्या करेंगे, तीनों से इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे। फिर हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, जो बिकर ए और बिकर बी है, यानी बिकर नंबर 1 और 2 जिसमें हम लोग अल्कोहल और ग्लूकोज लिए हैं, इसके जो बल्ब है वो नहीं जलेंगे, बल्कि जो हमारा सी है इसका बल्ब क्या होगा, जल जाएगा, ठीक। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा, और इलेक्ट्रिसिटी किसके वजह से पास हो रहा है, ड्यू टू H+ आयन, एसिड हमारा H+ आयन दे रहा है जिसके वजह से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है। जब हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड पढ़ रहे थे उसमें एक पॉइंट ये मेंशन था कि एसिड आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या फिर एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक। एसिड बेस एंड सॉल्ट में जब हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे एसिड का, तो उसमें क्या पढ़ रहे थे, एसिड और बेस दोनों क्या करते हैं, दोनों से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है, ठीक। इसका मतलब अगर ग्लूकोज और अल्कोहल हमारा क्या है, एसिड है, तो इसको भी इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट करना चाहिए ना, लेकिन ये दोनों हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहा है, इसलिए ये दोनों एसिड नहीं है। रीजन क्या है, बिकॉज alcohol and glucose does not give H+ ion, hence proved they are not acid, not acid। समझ में आ गया।
क्वेश्चन फिर से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, आप लोग फिर से रिवाइंड करके देख लीजिएगा, एक्सप्लेनेशन दोबारा से मिल जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या पूछ रहा है, Why does distilled water does not conduct electricity whereas rain water does? हमसे क्या बोल रहा है, जो हमारा डिस्टिल वाटर है, डिस्टिल वाटर जो है वो हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहा है, बट जो हमारा रेन वाटर है वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है। रीजन क्या है, एक्सप्लेन करिए। अब देखिए, जो हमारा डिस्टिल वाटर है यानी फिल्टर वाटर है, ये एक तरीके का क्या है, हमारा प्योर फॉर्म ऑफ वाटर है। क्या है, प्योर फॉर्म ऑफ वाटर, ये हमारे वाटर का क्या है, प्योर फॉर्म है। ठीक, वाइल जो हमारा रेन वाटर है ये क्या है, इट हैव many ions in it, many ions in it, इसके पास ये जो रेन वाटर है इसमें बहुत सारे आयन प्रेजेंट है, ये इम्प्योर फॉर्म ऑफ वाटर है। ठीक, तो क्या होगा, हमारे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, फ्री आयंस। क्या चाहिए होता है, फ्री आयन। वी नीड आयंस to conduct electricity, to conduct electricity। ठीक, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए हमारे पास आयन होने चाहिए। ठीक, अगर हम देखें तो हमारे डिस्टिल वाटर के पास आयन नहीं है, इट इज अ प्योर फॉर्म ऑफ वाटर, हैंस इट नॉट हैव एनी आयन, नॉट हैव एनी आयन, इसके पास कोई आयन नहीं है, तो ये कहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा। बट जो हमारा रेन वाटर है इसके पास क्या है, बहुत सारे आयन है, इसीलिए रेन वाटर में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है और डिस्टिल वाटर में कंडक्ट नहीं होती है। ठीक, वी नीड आयंस टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन डिस्टिल वाटर, इन डिस्टिल वाटर it is a pure form of water and have no ions, that's why it does not conduct electricity। ठीक, और whereas rain water have ions in it, that's why it conduct electricity। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या बोल रहा है, वाई डू एसिड नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। हमसे क्या बोल रहा है, एसिड नॉट शो एसिडिक नेचर इन एब्सेंस ऑफ वाटर। हमसे बोल रहा है कि अगर जब हम लोग लिटमस पढ़ रहे थे, सॉरी इंडिकेटर पढ़ रहे थे क्लास में, तो हम लोग ये डिस्कस किए थे, जो भी हम टेस्ट कर रहे हैं इंडिकेटर में कि ये कंपाउंड हमारा एसिड है या ये कंपाउंड हमारा बेस है, हम हमेशा कंपाउंड अपना कैसा ले रहे थे, लिक्विड फॉर्म में ले रहे थे या एक्वस फॉर्म में ले रहे थे। ड्राई फॉर्म में कभी भी कोई भी कंपाउंड ना वो एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा ना ही बेसिक कैरेक्टर शो करेगा। क्यों? क्योंकि उसको एक मीडियम चाहिए होता है हमारा वाटर अपना एसिडिक कैरेक्टर शो करने के लिए। अब चाहिए क्यों होता है, वाई, रीजन देखते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एसिड
is able to give H plus ion, ठीक। वाटर के प्रेजेंस में हमारा जो एसिड है वो H प्लस आयन देता है, इसीलिए एसिड को एसिडिक कैरेक्टर प्रूफ करने के लिए हम लोग वाटर में डिसॉल्व करते हैं। क्योंकि जब डेफिनेशन पढ़ रहे थे हम लोग एसिड का, तो उसमें ये पढ़े थे कि क्या कि कोई भी एसिड होता है उसको हम लोग एसिड तब कहते हैं जब वो H प्लस आयन हमें देता है, ठीक। अब एसिड जब वाटर में डिसॉल्व होगा हमें सिर्फ और सिर्फ तभी H प्लस आयन देगा। तो एसिडिक कैरेक्टर पता करने के लिए हमें क्या करना होगा, ड्राई एसिड को क्या करना होगा, एक्वस फॉर्म में कन्वर्ट होना पड़ेगा, ताकि वो अपना H प्लस आयन दे के वो क्या करे, अपना एसिडिक बिहेवियर शो कर पाए। ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या बोल रहा है, 5 सॉल्यूशन A, B, C, D and E, ठीक। When tested with a universal indicator shows the pH as 4, 1, 11, 7 and 9। हमसे बोल रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, 5 सोल्यूशन A, B, C, D एंड E को क्या कर रहे हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर पे टेस्ट कर रहे हैं। और टेस्ट करने के बाद हमें pH ये क्या दे रहे हैं, pH 4, pH 1, pH 11, pH 7 और pH 9, ठीक। हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में विच सोल्यूशन इज न्यूट्रल, कौन सा सोल्यूशन न्यूट्रल है। फिर हमसे क्या पूछ रहा है, स्ट्रॉन्ग एल्कली, स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन, स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन। सी हमसे क्या पूछ रहा है, स्ट्रॉन्गली एसिड, स्ट्रॉन्गली एसिड। और क्या पूछ रहा है, वीकली एसिड, वीक एसिड और वीक एल्काइन और वीक एल्कलाइन। ठीक, इन पांचों में से आप हमें बताइए कौन सा सॉल्यूशन हमारा न्यूट्रल है, कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है, कौन सा वीक एसिड और कौन सा वीक बेस है। ठीक, तो क्या करेंगे हम लोग, इसको अरेंज कर लेंगे। सबसे पहले है हमारा 1, फिर 4, फिर 7, फिर 9 एंड फिर 11। ठीक, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम इन्हें क्या कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं। सबसे पहले 1, 4, 7, 9 एंड 11। 1 कौन सा है हमारा, B। 4 कौन सा है हमारा, सोल्यूशन A। 7 कौन सा है हमारा, सोल्यूशन D। 9 है हमारा सोल्यूशन A और सोल्यूशन C का pH कितना है, 11। ठीक, जब हम लोग pH पढ़ रहे थे, स्ट्रेंथ ऑफ pH, तो उसमें हम लोग क्या पढ़े थे कि एक स्केल होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, pH स्केल, जिसमें 7 को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रल। इधर हमारा होता है 1 और इधर होता है हमारा 14। इधर के साइड में हम जाते हैं तो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड। मतलब कि 7 से जितना दूर हम राइट हैंड साइड में जाएंगे उतना स्ट्रॉन्ग हमारा एसिड होगा, और 7 से लेफ्ट हैंड साइड में जितना दूर जाएंगे उतना स्ट्रॉन्ग हमारा बेस होगा। ठीक है, 7 बीच में है, राइट हैंड साइड हम जितना दूर जाएंगे उतना स्ट्रॉन्ग हमारा एसिड होगा, और लेफ्ट हैंड साइड में हम जितना दूर जाएंगे उतना स्ट्रॉन्ग हमारा बेस होगा। ठीक, तो अगर हम देखें तो न्यूट्रल हमारा क्या हो गया, 7 पे हमारा न्यूट्रल होता है। 7 क्या है हमारा, D, यानी सोल्यूशन D हमारा क्या होगा, न्यूट्रल। ठीक,
फिर क्या बोल रहा है, स्ट्रांगली एल्कलाइन, एल्कलाइन मतलब बेस, स्ट्रॉन्ग बेस कौन है, ठीक, 7 से लेफ्ट हैंड साइड में जितना दूर जाएंगे उतना स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक, तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस हमारा क्या होगा, जिसका pH 11 आए, दैट इज सोल्यूशन नंबर सी। स्ट्रॉन्ग एसिड जितना 7 से राइट हैंड साइड में दूर जाएंगे उतना स्ट्रॉन्ग हमारा एसिड होगा, दैट इज सोल्यूशन बी। वीक एसिड हमारा क्या होगा, ठीक, वीक एसिड होगा हमारा 4, 7 से कम है, 4 किसका pH है, ए सोल्यूशन का, ठीक, 7 से कम pH वाले को हम लोग एसिड बोलते हैं, 7 से ज्यादा pH वाले को हम लोग बेस बोलते हैं, ठीक, 7 से कम कौन है, 4 एंड 1, जब 1 स्ट्रॉन्ग एसिड है तो बचा कौन, 4, तो 4 हमारा क्या होगा, वीक एसिड, 7 से ज्यादा बेस होता है, ठीक, 9 एंड 11 दो है, यानी 2 हमारे पास बेस प्रेजेंट है, बट जिसमें से सी हमारा ऑलरेडी क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक, तो वीक बेस हमारा कौन बचा, सोल्यूशन ई, सोल्यूशन ई हमारा क्या होगा, वीक बेस होगा, ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या बोल रहा है, इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन आर टेकन इन टेस्ट ट्यूब ए एंड बी, टेस्ट ट्यूब है हमारा ए और टेस्ट ट्यूब है हमारा बी, इसमें हम लोग क्या किए हैं, मैग्नीशियम का रिबन डाल दिए हैं, ठीक, मैग्नीशियम का रिबन डाल दिए हैं, फिर क्या बोल रहा है, एक में हम लोग टेस्ट ट्यूब ए में HCl ऐड कर दिए हैं और टेस्ट ट्यूब बी में एसिटिक एसिड ऐड कर दिए हैं, दैट इज CH3COOH, ठीक, बीकर बी में सॉरी टेस्ट ट्यूब बी में हम लोग एसिटिक एसिड डाल दिए हैं। अब पूछ रहे हैं हमसे, जो गिवन है कि इक्वल अमाउंट किसका है, हमारा जो दोनों टेस्ट ट्यूब है उसमें हम लोग इक्वल कंसंट्रेशन का एसिड लिए हैं, ठीक, फिर क्वेश्चन में बोल रहा है हमसे, इन विच टेस्ट ट्यूब with a fizzing occur more vigorously and why, ठीक, more in which test tube and why, क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, हम 2 टेस्ट ट्यूब लिए हैं ए और बी, दोनों में मैग्नीशियम रिबन डाल दिए और दोनों में इक्वल कंसंट्रेशन का और इक्वल अमाउंट का, एक में HCl डाल दिए और एक में एसिटिक एसिड डाल दिए। फिर हमसे किस पूछ रहा है क्वेश्चन में, टेस्ट ट्यूब ए या टेस्ट ट्यूब बी, इन दोनों में से कौन से टेस्ट ट्यूब में से ज़्यादा फिजी क्या है, सॉरी क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, किसमें ज़्यादा फिज बनेगा और क्यों, क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, इन दोनों में ज्यादा फिज कौन देगा और क्यों, ठीक, अगर हम देखें तो यहाँ पे फिर से क्या है, ये हमारा एसिड है, ये क्या है हमारा मेटल है, जब एसिड और मेटल रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस, यहाँ भी देखें तो ये है हमारा एसिड, ये है हमारा मेटल, ये दोनों रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। अब देखिए हमसे पूछ रहा है दोनों में ज्यादा फिज कौन देगा, अब फिज किसके वजह से हो रहा है, हाइड्रोजन गैस की वजह से। अब देखिए जो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो जल्दी रिएक्ट करेगा, ठीक, जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो क्या करेगा, जल्दी रिएक्ट करेगा और रिएक्ट जल्दी करेगा तो उसमें क्या होगा, ज्यादा फिज बनेगा। अब देखिए जो हमारा HCl है और एसिटिक एसिड है, इन दोनों में HCl इज स्ट्रॉन्गर
stronger acid than CH3COOH, मोर स्ट्रॉन्गर देन एसिटिक एसिड। अब देखिए, जब हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एसिटिक एसिड का, तो क्या होगा, इट रिएक्ट फास्ट एज कंपेयर टू एसिटिक एसिड, एज कंपेयर टू HCl react fast as compared to CH3COOH, ठीक, and produce more hydrogen gas and fizz। ठीक, क्या बोल रहा है कि जो HCl है वो एसिटिक एसिड से स्ट्रॉन्गर एसिड है, इसी वजह से जो HCl है वो ज़्यादा जल्दी रिएक्ट करेगा मैग्नीशियम रिबन के साथ। अब जितना जल्दी मैग्नीशियम रिबन के साथ क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, उतना जल्दी और उतना ज़्यादा हमारा हाइड्रोजन गैस दैट इज विज का फॉर्मेशन होगा। समझ में आया क्वेश्चन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11,
दोनों में आप डिफरेंस समझिए। ठीक, ये वाले मिल्क का जो कंडीशन वन है, इसका पीएच ऑलरेडी 6 है, तो ये 6 से डायरेक्ट लैक्टिक एसिड बना लेगा। ठीक, लैक्टिक एसिड। बट ये वाला जो मिल्क है, इसको क्या करना होगा, अगर इसका पीएच हम लिए हैं 7.5, कितना लिए हैं 7.5, तो अभी इसको क्या करना होगा, 7.5 से इसको पहले कहाँ आना होगा, 6 पीएच पे। 6 पीएच के बाद फिर ये क्या करेगा, लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन करेगा, लैक्टिक एसिड। ठीक, तो अब यहाँ पे इसको देखिए, एक स्टेप एक्स्ट्रा करना है, पहले पीएच अपना शिफ्ट करना है 7.5 से 6 पे। इसको क्या करना है, ये ऑलरेडी 6 पे है। हाँ, अगर हमें कर्ड फॉर्मेशन करना है 6, हम थोड़ा सा इनोकुलम ऐड करेंगे और थोड़े टाइम बाद क्या होगा, कुछ घंटे बाद वो इजीली सेट हो जाएगा एज अ कर्ड। बट इसको थोड़ा सा टाइम इसलिए लगेगा क्योंकि इसको अपना पीएच शिफ्ट करना पड़ेगा 7.5 से 6 में। पीएच शिफ्ट करने के बाद फिर ये क्या करेगा, कर्ड फॉर्मेशन। रीजन देखते हैं क्या है, रीजन लिख लेते हैं। Because this milk take more time to form curd, because this milk have to firstly shift the pH from slightly alkaline to pH 6. After that curd formation will take place. एक बार फिर से समझ लेते हैं, जिस दूध में बेकिंग सोडा ऐड होता है उसका पीएच स्लाइटली एल्कलाइन हो जाता है। अगर ऐसे दूध का हम दही बनाते हैं तो क्या होगा, पहले जो इनोकुलम है उसको अपना पीएच जो स्लाइटली एल्कलाइन है उससे शिफ्ट करना होगा 6 पे। 6 पीएच पे आने के बाद फिर वो कर्ड फॉर्मेशन स्टार्ट होगा। ठीक, तो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमसे पूछ रहा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन अ मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, एक्सप्लेन बाय। ठीक, हमसे बोल रहा है जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसको हम लोग एक मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में क्यों रखते हैं। अगर आपको याद होगा तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला था CaSO4.12H2O। ठीक, अब हम इसको क्या करते हैं, एक मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक, अगर हम इसको मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में नहीं रखेंगे तो क्या होगा, ये एटमॉस्फेयर से वाटर एब्जॉर्ब करने लगेगा। ठीक, और वाटर एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होगा, ये एक हार्ड मटेरियल में कन्वर्ट हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस should be stored in a moisture proof container because it absorb the
because it absorb the moisture from the environment and become a hard material ठीक, क्या होगा अगर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में नहीं रखेंगे तो वो हमारे एटमॉस्फेयर से वाटर को क्या करेगा या मॉइस्चर को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होगा, ये जो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस है ये क्या हो जाएगा, एक हार्ड सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, क्या होगा, एक हार्ड सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप लोग अपने घर में या कहीं अगल बगल देखे हुए किसी को फ्रैक्चर होगा तो क्या होता है, प्लास्टर लगता है। वो प्लास्टर जब लगता है तो एकदम सॉफ्ट होता है, बट जैसे जैसे वो क्या करता है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है तो वो एकदम क्या हो जाता है, सॉलिड हो जाता है, हार्ड हो जाता है। ठीक, इसीलिए उसको क्या करते हैं, एक मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में हमको रखना पड़ता है। ठीक, टू प्रिवेंट फ्रॉम स्पॉइलेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे पूछ रहा है, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, गिव 2 एग्जाम्पल। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है और इसका एग्जाम्पल दीजिए। देखिए, व्हेन एसिड react with base when acid react with base and form salt and water is called neutralization reaction. ऐसे रिएक्शन जिसमें एसिड और बेस रिएक्ट करके क्या बनाए, हमारा सॉल्ट और वाटर, ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक, ये जब हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस पढ़ रहे थे तो उसमें ये एक रिएक्शन था कि जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो हमारा क्या बना रहा है, सॉल्ट और वाटर। एग्जाम्पल देख लेते हैं, हमसे 2 एग्जाम्पल भी पूछा है। पहला ले लेते हैं हम H2SO4 जो कि क्या है, हमारा एसिड है, और क्या ले लें, NaOH, क्या ले लें, NaOH। अब ये क्या फॉर्म करेगा, एक सॉल्ट फॉर्म करेगा, Na2SO4 प्लस H2O, Na2SO4 एंड H2O। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, HCl प्लस NaOH गिव NaCl प्लस H2O। ठीक, क्या है हमारा, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड रिएक्ट कर रहा है NaOH के साथ और क्या बना रहा है हमारा, NaCl और वाटर। ठीक, ये है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड, ये है हाइड्रोजन क्लोराइड, ये है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम सल्फेट, वाटर, सोडियम क्लोराइड।
ठीक, समझ में आया? और सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम सल्फेट, फिर इधर क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड NaOH, यानी यहाँ पे फिर से सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इधर सोडियम क्लोराइड और वाटर। ठीक, ये है पूरा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और ये है एग्जाम्पल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस चैप्टर का। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हमसे क्या बोल रहा है, गिव 2 इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा। ठीक, हमसे क्या बोल रहा है, 2 इंपॉर्टेंट यूज बताइए वॉशिंग सोडा का, वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा, एंड बेकिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का सबसे इंपॉर्टेंट यूज क्या है, इट रिमूव हार्डनेस ऑफ वाटर, हार्डनेस ऑफ वाटर। और दूसरा पॉइंट क्या है, इट यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास, पेपर एंड सोप, मतलब कि वॉशिंग सोडा हमारा कहाँ यूज होता है, हमारा जो वाटर का हार्डनेस है उसको रिमूव करने में यूज होता है, और दूसरा ग्लास, पेपर और सोप, ये तीनों को मैन्युफैक्चर करने में भी हमारा वॉशिंग सोडा यूज होता है। अब बेकिंग सोडा का क्या यूज है, ठीक, इट यूज्ड इन बेकरी प्रोडक्ट। ठीक, इसको हम लोग बेकरी प्रोडक्ट में यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि जब इसका रिएक्शन होता है तो ये क्या करता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। हाइड्रोजन गैस रिलीज होने की वजह से जितने भी हमारे केक हैं या फिर बेकरी आइटम है वो स्पॉन्जी और फ्लफी होते हैं। ठीक, और दूसरा क्या है, ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, इसीलिए इसको कहाँ यूज किया जाता है, यूज्ड इन अ फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक, आग को बुझाने में इसका बहुत यूज होता है। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, बहुत ज्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, जिसके वजह से फायर कंट्रोल हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा आज का क्लास कंप्लीट हुआ। आज के क्लास में हम लोग एसिड, बेस एंड सॉल्ट का NCERT बैक एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट हो गया, और एसिड, बेस एंड सॉल्ट का कंप्लीट 1 शॉट एक्सप्लेनेशन मेरे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी है। जिसने अभी तक नहीं देखा है जाइए देखिए। और अगर आप लोग को मेरा वीडियो और मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।